हेलो इवन, देखिए लास्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस किया था लेक ऑपरॉन के बारे में। जो लेक ऑपरॉन है, लेक ऑपरॉन एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से जो ई कोलाई है उसके अंदर जीन का जो एक्सप्रेशन है उसको रेगुलेट किया जाता है। मीन्स हमने डिस्कस किया प्रोकैरियोट के अंदर किस तरह से जीन रेगुलेशन होता है, उसके लिए दिया गया था ऑपरॉन मॉडल। उसमें हमने डिस्कस किया लेक ऑपरॉन के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर जो जीन है उसका एक्सप्रेशन होता है। सो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, या इसको आप बोल सकते हो सिंपल सा जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स। जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स। जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स। देखिए जो प्रोकैरियोट है, एग्जांपल के लिए ई कोलाई। अब ई कोलाई के लिए तो जो जैकब एंड मोनार्ड थे उन्होंने दे दिया ऑपरॉन मॉडल या ऑपरॉन सिस्टम। उनमें से हमने डिस्कस किया लास्ट क्लास के अंदर लेक ऑपरॉन के बारे में। लेकिन जो यूकैरियोट्स है, देखिए यूकैरियोट्स काफ़ी ज़्यादा एडवांस होते हैं प्रोकैरियोट से। जिस वजह से क्या होता है, जो ऑपरॉन मॉडल है, ऑपरॉन मॉडल से हम जो यूकैरियोट्स है उनका जो जीन एक्सप्रेशन है, उसका जो रेगुलेशन है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। देखिए दिक्कत क्या आती है यहाँ पे, जो डिफरेंसेस कई सारे हैं। प्रोकैरियोट के अंदर होती है सिंगल सेल, लेकिन जो यूकैरियोट्स है इसमें होती है कई सारी सेल। अब होता क्या है, जैसे प्रोकैरियोट के अंदर जो ई कोलाई है, हमने बात की कि भाई जो लेक ऑपरॉन है या तो स्विच ऑन है या फिर वो स्विच ऑफ है, ऑन या फिर ऑफ, क्योंकि सिंगल सेल है। तो जो जीन वहाँ पे प्रेजेंट है किसी भी पर्टिकुलर प्रोटीन या एंजाइम के लिए, या तो वो स्विच ऑन है या फिर वो स्विच ऑफ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स के बारे में, एग्जाम्पल के लिए अगर हम अपनी ही बात कर लें, तो हम लोग के अंदर भाई इतनी सारी सेल होती हैं। सेम टाइम पे कोई जो जीन है हो सकता है कि बॉडी की किसी एक सेल के अंदर या किसी एक ऑर्गन की सेल के अंदर ऑन हो, एंड वही जो जीन है वो दूसरा जो ऑर्गन है, तो दूसरी जो सेल है वहाँ पे क्या हो, ऑफ हो। एग्जाम्पल के लिए हमारी बॉडी की सारी जो सेल है, हम लोग ट्रिलियंस ऑफ सेल से बने हुए हैं, सारी सेल के पास में सारे जीन प्रेजेंट हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंसुलिन के बारे में, तो जो इंसुलिन है, इंसुलिन कहाँ बनता है, हमारे पेनक्रियास की सेल में। जो पेनक्रियास होता है, पेनक्रियास की जो सेल है वहाँ पे बनता है इंसुलिन। इसका मतलब ये है कि जो पेनक्रियास की सेल्स हैं वहाँ पे जो इंसुलिन का जीन है उसका एक्सप्रेशन होता है। लेकिन बाकी सेल में, जैसे हम बात करें स्किन की सेल में, स्किन की सेल के पास भी जो इंसुलिन है उसका जीन प्रेजेंट है, लेकिन वहाँ पे उसका एक्सप्रेशन नहीं होता है। तो मतलब हम लोग के अंदर तो क्या हो रहा है कि जो यूकैरियोट्स में क्या हो रहा है कि कोई जो जीन है वो किसी एक सेल में तो एक्सप्रेस हो रहा है, यानी कि उस समय वो ऑन है, साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे एक्चुअल में क्या है, जो दूसरी सेल है उसमें क्या है, वो स्विच ऑफ है। या एग्जांपल के लिए एक और ले सकते हैं हम, जैसे कि जो क्रिएटिन है, क्रिएटिन प्रोटीन मान लेते हैं हम, जैसे हेयर का एग्जांपल ले लें। जो हमारे हेयर होते हैं वो बने होते हैं किससे, क्रिएटिन प्रोटीन से। तो जो क्रिएटिन प्रोटीन है ये कहाँ बनता है, हेयर फॉलिकल में। तो हेयर फॉलिकल की जो सेल होती है वहाँ पे जो क्रिएटिन प्रोटीन को बनाने वाला जो जीन था उसका होता है एक्सप्रेशन। लेकिन वो जो जीन है जो कि क्रिएटिन प्रोटीन को बनाता है वो पेनक्रियास की सेल के अंदर एक्सप्रेस नहीं होता है। पेनक्रियास की सेल के पास में भी जो क्रिएटिन प्रोटीन है उसको बनाने वाला जीन प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि यूकैरियोट्स के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। एक ही टाइम पे एक जो जीन है वो किसी सेल के अंदर एक्सप्रेस होगा, किसी सेल के अंदर एक्सप्रेस नहीं होगा। जैसे कि जो इंसुलिन का जीन है वो पेनक्रियास के अंदर एक्सप्रेस हो रहा है, बाकी सेल में नहीं हो रहा। लेकिन जो क्रिएटिन वाला प्रोटीन है, क्रिएटिन वाला जो जीन है एक्चुअल में उसका एक्सप्रेशन कहाँ हो रहा है, एग्जाम्पल के लिए हेयर की सेल में, मतलब जो हेयर फॉलिकल है वहाँ पर उसका एक्सप्रेशन हो रहा है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन पेनक्रियाज में नहीं होता है। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये कि यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, क्योंकि कई सारी सेल होती हैं, कई सारे ऑर्गन से बना हुआ है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, काफ़ी एडवांस ऑर्गेनिज्म है। तो कई सारे जो जीन है वो एक ही टाइम पे स्विच ऑन भी हो सकते हैं, स्विच ऑफ भी हो सकते हैं। तो इस तरह का जो सिस्टम है इसको हम कोई ऑपरॉन सिस्टम से इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स का जो लाइफ स्पैन है ये भी काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट का जो लाइफ स्पैन है वो कम। अब वैसे सिंपल सी बात तो ये कि जो प्रोकैरियोट है, कि प्रोकैरियोट के अंदर होता क्या है, सिंगल सेल है, जैसे बैक्टीरिया है सिंगल सेल है, वो डिवाइड कर जाती है, तो वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। लेकिन जो यूकैरियोट्स है, जैसे हम अपनी ही बात करें तो हम हमारे अंदर क्या होता है, कई सारे जो जीन है, जैसे जब चाइल्ड का बर्थ होता है फिर उसका डेवलपमेंट होता है, एडल्ट बनता है, तो होता क्या है कि लाइफ में अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग टाइप के जो जीन है, जैसे कि जब हम यंग होते हैं तो उस समय कई सारे ऐसे जीन का एक्सप्रेशन होता है जिनका एक्सप्रेशन पहले नहीं हुआ था। तो कई सारे जीन हमारे अंदर ऐसे हैं जो कि कई सालों के बाद में एक्सप्रेस हो रहे हैं।
तो अब इस तरह का जो रेगुलेशन है उसको एक्सप्लेन कर पाना काफ़ी आसान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जब चाइल्ड का बर्थ हुआ उसके पास में वो जीन प्रेजेंट हैं। अच्छा, जब उसका डेवलपमेंट हो रहा है तो उस समय उसके अंदर कुछ ऐसे जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं जो कि उसको ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। एंड जब वो एडल्ट हो जाता है तब उसके अंदर कुछ ऐसे जीन एक्सप्रेस होते हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर जो हॉर्मोन्स है उनको सिंथेसाइज करते हैं, वो भी उसके जो आगे का डेवलपमेंट है उसके लिए रिक्वायर्ड है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि यूकेरियोट्स के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड जो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट के अंदर हमने देखा था कि प्रोकैरियोट के अंदर देखिए खास बात क्या है, प्रोकैरियोट के अंदर से जो सिस्टम है सिंपल इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पर जो जीन है वो लाइन से अरेंज होते हैं। जैसे हमने देखा कि जो लेक ऑपरॉन है उसके अंदर जो स्ट्रक्चरल जीन है उसमें जेड वाई ए, लेक जेड, लेक वाई, लेक ए, ये तीनों लाइन से प्रेजेंट है। एंड तीनों का क्या है, एक कॉमन ऑपरेटर होता है। एंड उससे पहले क्या था, प्रमोटर। तो वहाँ पे जो किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर जो प्रोटीन या एंजाइम यूज होने वाले हैं वो जो जीन है वो एक साथ मिलते हैं। अब उसकी वजह फ़ायदा ये है, तीनों का एक कॉमन प्रमोटर था, एक कॉमन वहाँ पे ऑपरेटर था। जब रिक्वायरमेंट होगी तो जेड वाई ए तीनों की रिक्वायरमेंट होगी, जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो एक साथ तीनों की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो होगा क्या, एक कॉमन ऑपरेटर मतलब एक कॉमन स्विच है। तो जिस समय रिक्वायरमेंट है तो उस ऑपरेटर का जो स्विच है उसको ऑन कर दिया जाएगा, जो तीनों जीन है उनका एक्सप्रेशन होगा। जब तीनों की रिक्वायरमेंट नहीं है तो जो ऑपरेटर है उसका जो स्विच है उसको ऑफ कर दिया जाएगा, तो तीनों का जो एक्सप्रेशन है वो बंद हो जाएगा। तो एक तरह से तीनों का एक कॉमन ऑपरेटर या एक कॉमन प्रमोटर, ये तीन तो हम खैर यहाँ पे बात कर रहे हैं क्योंकि लेक ऑपरन के बारे में, अदरवाइज कई और भी ऑपरन होते हैं। जैसे कि एक होता है ट्रिप्टोफेन ऑपरन, उसके अंदर क्या होता है, जो 5 जीन है वो एक साथ लाइन से अरेंज होते हैं, मतलब 5 जो एक तरह से जो सिस्ट्रोन है वो लाइन से अरेंज होंगे स्ट्रक्चरल जीन के अंदर। तो प्रोकैरियोट के अंदर क्योंकि जो जीन है वो एक ग्रुप में मिलते हैं, एक साथ मिलते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि कॉमन एक ऑपरेटर होगा, कॉमन प्रमोटर होगा, स्विच ऑन स्विच ऑफ करके जो सारे जीन है, मतलब कई सारे जो जीन है वहाँ पे एक साथ उनको रेगुलेट किया जा सकता है। लेकिन हम लोगों के अंदर या यूकेरियोट्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। हम लोगों के अंदर एक तो पहली बात ये कि जो डीएनए है, डीएनए कंपेरेटिवली ज़्यादा है प्रोकैरियोट से। प्रोकैरियोट के अंदर तो सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, उसके अंदर कुछ जीन प्रेजेंट है, लेकिन हम लोग के अंदर 46 क्रोमोसोम मतलब 46 डीएनए है। एंड जो हम लोगों के अंदर जो जीन होते हैं वो कंटिन्यूस मैनर में नहीं होते हैं। यूकेरियोट्स के अंदर जो जीन है, एक जीन मिलेगा फिर एक लंबा गैप, फिर दूसरा जीन, फिर एक लंबा गैप, फिर तीसरा जीन। अब गैप का मतलब वो डीएनए तो है लेकिन वो जीन नहीं है, उसके पास में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम लोग के अंदर जो जीन होता है, जीन कंटिन्यूस मैनर में नहीं होते हैं। भाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि जो हमारा जीनोम है लेस देन 2% ऑफ आवर जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। मतलब ये है कि जो हमारा जो पूरा जीनोम है, जो इतना सारा डीएनए हमारे पास में है, उसमें से टोटल जो डीएनए है उसका लेस देन 2% जो डीएनए है इसके पास में इंफॉर्मेशन है किसी कैरेक्टर को बनाने की या किसी प्रोटीन या एंजाइम को सिंथेसाइज करने की। मतलब जो जीन वाला पार्ट है वो तो लेस देन 2% है। मोर देन 98% जो डीएनए है वो जीन नहीं है। तो जो जीन नहीं है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे गैप बोल रहे हैं। तो हमारे अंदर क्या होता है कि या जो यूकेरियोट्स हैं उनमें क्या होता है कि जो जीन है, एक जीन मिलेगा फिर एक लंबा गैप, फिर दूसरा जीन, फिर एक लंबा गैप। जबकि प्रोकैरियोट के अंदर क्या था, जो भी स्ट्रक्चरल जीन है वो कैसे मिल रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं। अब क्योंकि हमारे अंदर जो जीन है वो दूर दूर है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, कई बार तो ये भी होता है कि कोई कॉमन जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसमें जो यूज़ होने वाला प्रोटीन या जो एंजाइम है, इवन उनके जीन भी, किसी का जीन तो मिलेगा क्रोमोसोम नंबर 1 पे, किसी का जीन मिलेगा क्रोमोसोम नंबर 3 पे, किसी का मिलेगा क्रोमोसोम नंबर 5 पे। तो इस तरह से अलग अलग क्रोमोसोम पे मिलते हैं, जबकि बैक्टीरिया के अंदर तो लाइन से मिल रहे हैं। तो अब देखिए हमारे अंदर क्योंकि अलग अलग मिलेंगे, तो अब मान लीजिए जो क्रोमोसोम नंबर 1 पे जो जीन है उसका प्रमोटर ऑब्वियसली बात है अलग होगा, उसका ऑपरेटर भी अलग होगा, एंड जो सेकंड पे है उसका अलग होगा। तो हमारे अंदर क्या होता है, क्योंकि जो जीन है इवन सेम मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर जो प्रोटीन या एंजाइम यूज होने हैं उनके जो जीन है वो भी कहाँ होते हैं, अलग अलग, मतलब एक तो दूर दूर होते हैं और कई बार तो अलग अलग क्रोमोसोम पे भी होते हैं। तो यूकेरियोट्स के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब एक कॉमन प्रमोटर या कॉमन ऑपरेटर हो, सबका जो प्रमोटर है वो क्या होगा, अलग अलग होगा, सबको अलग अलग तरीके से ऑपरेट किया जाएगा यहाँ पे। तो इस वजह से जो यूकेरियोट्स हैं उनके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं जैसे कि जो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट को हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे यूकेरियोट से। देखिए यूकेरियोट्स के अंदर क्या होता है,
जो प्रोक्योर्ड है, जो हमने जो देखा जैसे ऑपरोन के बारे में, जो भी ऑपरोन यहाँ पे हैं, जैसे कि हमने बात करी लेक ऑपरोन के बारे में, लैक्टोज ऑपरोन, इसके अलावा एक और होता है ट्रिप्टोफैन ऑपरोन। ई कोलाई के अंदर एक्चुअल में कई सारे जो ऑपरोन है वो मिलते हैं। हमने तो एक डिस्कस किया है लेक ऑपरोन, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर एनसीईआरटी के अंदर वही दिया हुआ है। तो अब देखिए, लेकिन अच्छा लेक ऑपरोन जो है या जो कोई भी ऑपरोन है, ऑपरोन के अंदर जो रेगुलेशन है वो किस लेवल का है? वो है ट्रांसक्रिप्शन के लेवल का। आप देखो, जब हम बात कर रहे हैं कि भाई स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, तो जब स्विच ऑफ हुआ, स्विच ऑफ करके एक्चुअल में किस चीज़ को प्रिवेंट किया है? ट्रांसक्रिप्शन को, यानी कि आरएनए या जो एमआरएनए है उसके फॉर्मेशन को, उसके सिंथेसिस को प्रिवेंट किया है। ऑपरोन के अंदर जो रेगुलेशन है वो किस लेवल का होता है? ट्रांसक्रिप्शन के लेवल का, ये ध्यान रखना है। प्रोकैरियोट के अंदर कोई बहुत ज़्यादा अलग अलग लेवल नहीं है जहाँ पे आप जो जीन है उसका जो एक्सप्रेशन है उसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो ऑपरोन के अंदर मेनली जो यहाँ पे रेगुलेशन होता है वो किसके लेवल का होता है? ट्रांसक्रिप्शन के लेवल का होता है। क्योंकि देखिए होता क्या है, बैक्टीरिया के अंदर जैसे हमने डिस्कस किया था, जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको जीन को ऑफ करना है तो आपको ट्रांसक्रिप्शन को ही ऑफ करना होगा, वही एक ऑप्शन बचता है मेनली। क्योंकि अगर ट्रांसक्रिप्शन हो गया, क्योंकि प्रोकैरियोट के अंदर तो क्या है कि जो ट्रांसक्रिप्शन है एंड जो ट्रांसलेशन है वो दोनों कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। एंड कई बार तो बल्कि जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन का बल्कि एंड हो रहा है, मतलब अभी तो एमआरएनए बन ही रहा है। जो राइबोसोम है उस न्यूली सिंथेसाइज्ड जो एमआरएनए है, जो कि अभी पूरा बना भी नहीं है, उसके 5 प्राइम एंड पे बाइंड करके उसको रीड करना स्टार्ट भी कर देते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट नहीं होगा, उससे पहले तो ट्रांसलेशन स्टार्ट भी हो जाएगा। तो अगर जीन को स्विच ऑफ करना है तो बिफोर ट्रांसक्रिप्शन ही करना है। ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो ट्रांसलेशन होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस वजह से प्रोकैरियोट के अंदर एक तरह से आप बोल सकते हो फिक्स है ज़्यादातर केस में, जो भी रेगुलेशन है वो कहाँ होता है? ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे। लेकिन जो यूकैरियोट यानी कि हम लोग के अंदर अलग अलग जो लेवल है, वहाँ पे जो जीन है उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं या रेगुलेट कर सकते हैं। भाई हमारे अंदर देखो, एक तो जो प्रोसेस है, जैसे हमारे अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर। एंड ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। दूसरी बात, जब हम लोग के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है तो डायरेक्ट एमआरएनए नहीं बनता है, डायरेक्ट मैसेंजर आरएनए नहीं बनता है। क्या बनता है? पहले एचएनआरएनए, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो जीन है वो कैसे होते हैं? स्प्लिट जीन, जिनके पास में जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है वो कंटिन्यूस नहीं होती है। जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसी होती है? एक्चुअल में स्कैटर्ड होती है, मतलब कोडिंग सीक्वेंस, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, कोडिंग सीक्वेंस, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, कोडिंग सीक्वेंस। तो इस तरह से हमारा जो जीन है उसके पास में जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रेजेंट होती है। इवन जीन के अंदर की बात कर रहे हैं हम, तो जीन जो है, जीन के अंदर भी जो इन्फॉर्मेशन है, जबकि हम क्या बोल देंगे? जीन सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर प्रोटीन, जिसके पास में मतलब कोई इन्फॉर्मेशन हो। इवन जो जीन है उसके पास भी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंटिन्यूस मैनर में नहीं होती है। कुछ काम की सीक्वेंस होगी, फिर आप बोल सकते हो कुछ जिसका कुछ यूज़ नहीं है, उसके बाद में कुछ काम की सीक्वेंस, यानी कि कोडिंग सीक्वेंस, नॉन कोडिंग, इस तरह से होता है। तो जो स्प्लिट जीन है उसका जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो हम लोग के अंदर क्या बनता है? पहले एचएनआरएनए बनता है। वो जो एचएनआरएनए है उसमें से जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है उसको हटाया जाता है स्प्लाइसिंग से, फिर क्या बनता है? एमआरएनए। तो यूकैरियोट्स के अंदर जो रेगुलेशन है वो अलग अलग लेवल पे हो सकता है। एक तो क्या? ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे। ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे उसको रोका जा सकता है कि भाई ट्रांसक्रिप्शन ही अगर नहीं होगा तो एचएनआरएनए नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये कि जो जीन है उसका एक्सप्रेशन नहीं होगा। अच्छा, इवन ट्रांसक्रिप्शन से पहले भी जो रेगुलेशन है वो किया जाता है यूकैरियोट्स के अंदर। एग्जाम्पल के लिए हम लें, जैसे जो फीमेल है, फीमेल की बॉडी की हर एक जो सेल होती है उसके पास में होते हैं क्या? 2 एक्स क्रोमोसोम। अब यहाँ पे होता क्या है? जीन के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो उसके 2 एक्स हैं, 2 में से जो 1 एक्स है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? हेटेरोक्रोमेटिन के अंदर। हम डिस्कस कर चुके हैं यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन के अंदर तो क्या होता है? जो डीएनए है उसकी जो पैकेजिंग है वो काफ़ी डिफ्यूज टाइप की होती है, ठीक है ना। एंड जो हेटेरोक्रोमेटिन है वहाँ पे जो क्रोमेटिन या जो डीएनए है वो कैसा होता है? टाइटली कोइल्ड होता है। एक्सप्रेशन मेनली किसका होता है? यूक्रोमेटिन का। तो अगर हेटेरोक्रोमेटिन बन गया, मतलब जो डीएनए है अगर उसकी जो पैकेजिंग है, जो डीएनए है अगर वो टाइटली कोल्ड हो गया, यानी कि हेटेरोक्रोमेटिन बन गया, तो हेटेरोक्रोमेटिन बना के भी जो जीन है उसका जो एक्सप्रेशन है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। मतलब जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन का एक स्टेप तो ये भी है कि जो यूक्रोमेटिन है, यानी कि जो क्रोमेटिन है उसको मेनली कन्वर्ट किया जाए किसके अंदर? हेटेरोक्रोमेटिन के अंदर। मान लीजिए कोई जीन है, उसकी अब उसके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट कई सालों तक नहीं है,
तो एक ऑप्शन सेल के पास में ये कि सेल क्या करेगी, वो जो जीन है यानी कि वो जो डीएनए का वो जो सेगमेंट है एक तरह से, वो वाला जो पार्ट है क्रोमेटिन का, वो हो जाएगा टाइटली कोइल्ड। जब वो टाइटली कोइल्ड हो जाएगा, टाइटली पैक्ड हो जाएगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हेटेरोक्रोमेटिन में। अब वो मान लेते हैं कई सालों तक वो हेटेरोक्रोमेटिन के फॉर्म में ही रहेगा। इस वजह से क्या होगा, एक तरह का लॉन्गर ड्यूरेशन का जो जीन रेगुलेशन है इसको मेंटेन किया जा सकता है हेटेरोक्रोमेटिन बना के। हेटेरोक्रोमेटिन बन गया, अब मान लेते हैं 10 साल तक 20 साल तक वो हेटेरोक्रोमेटिन की फॉर्म में ही है, तो अब वो जो जीन है उसका एक्सप्रेशन नहीं होगा जो कि हेटेरोक्रोमेटिन के अंदर प्रेजेंट है। एंड कई बार ये भी होता है कि ज़्यादातर केस में क्या होता है, जो हेटेरोक्रोमेटिन है यूक्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो सकता है, एंड जो हेटेरोक्रोमेटिन है वो भी यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो सकता है। जो क्रोमेटिन होता है, जो हेटेरोक्रोमेटिन है, इसके भी एक्चुअल में दो टाइप होते हैं। एक होता है कंस्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन, दूसरा होता है फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन। जो कंस्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन है इसमें तो क्या होता है, अगर हेटेरोक्रोमेटिन एक बार बन गया तो वो हेटेरोक्रोमेटिन ही रहेगा। जैसे कि जो क्रोमोसोम के अंदर जो सेंट्रोमियर वाला रीजन होता है, जो सेंट्रोमियर वाला रीजन है वो भी क्या है एक्चुअल में हेटेरोक्रोमेटिन है, उसका कभी एक्सप्रेशन नहीं होता, वहाँ पे कोई जीन मिलता भी नहीं है। दूसरी बात, एक होता है क्या, फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन। ये इस तरह के होते हैं जो कि यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट भी हो सकते हैं। भाई यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन में अगर देखा जाए कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर पैकेजिंग कम है तो क्या बोल दिया उसको, यूक्रोमेटिन। अगर पैकेजिंग को बढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा, हेटेरोक्रोमेटिन। पैकेजिंग को बढ़ाया, हेटेरोक्रोमेटिन। थोड़ा सा उसको अनपैक कर दिया, लूज कर दिया, फिर क्या बन गया, यूक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन से हेटेरोक्रोमेटिन बन सकता है पैकेजिंग को अगर बढ़ा दे देंगे, एंड जो हेटेरोक्रोमेटिन है उससे यूक्रोमेटिन बन सकता है अगर पैकेजिंग को थोड़ा सा लूज करते हैं। ठीक है, तो एक तो लेवल ये हो गया, मतलब ट्रांसक्रिप्शन से पहले एक तो लेवल ये हो जाता है कि भाई जो डीएनए है या जो क्रोमेटिन है उसको टाइटली पैक कर दें, किसके फॉर्म में, हेटेरोक्रोमेटिन के फॉर्म में। अगर हेटेरोक्रोमेटिन बन गया तो वो जो जीन है उसके अंदर उनका एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो इनको हम 1 बाय 1 लिख लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट हो जाएगा इसमें फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन, फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन। तो अगर मान लीजिए सेल को जीन के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर सेल चाहती है कि जीन का एक्सप्रेशन ना हो, तो वो जो जीन जिस क्रोमेटिन में प्रेजेंट है एक्चुअल में, तो उसका क्या होगा, वो टाइटली कोल्ड हो जाएगा, टाइटली पैक हो जाएगा, हेटेरोक्रोमेटिन बन जाएगा। और जब हेटेरोक्रोमेटिन बन जाएगा तो क्या होता है, यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम यूज होते हैं वो उस जीन को, उस डीएनए के सेगमेंट को वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से उसका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो नहीं होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन मतलब जो यूक्रोमेटिन है, देखिए ज़्यादातर केस में क्या होता है, जो यूक्रोमेटिन है, यूक्रोमेटिन कैन बी कन्वर्टेड इनटू हेटेरोक्रोमेटिन। Euchromatin can be converted into heterochromatin, and heterochromatin can also be converted into euchromatin। ये हम बात करें चलो किसके बारे में, फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन के बारे में। जो फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन होता है वो यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए सेल चाहती है कि भाई एक्सप्रेशन हो उस जीन का, तो जो क्रोमेटिन है वो कैसा होगा, वो लूजली पैक्ड होगा। लूजली पैक्ड होगा तो उसका जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा। अगर मान लीजिए सेल चाहती है कि अभी जो जीन है इनका एक्सप्रेशन न हो, मान लेते हैं काफ़ी समय तक, कुछ सालों के लिए मान लेते हैं कि उन जीन के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सेल क्या कर सकती है, वो जो क्रोमेटिन है उसको टाइटली कोल कर देगी, तो क्या बन जाएगा, हेटेरोक्रोमेटिन। अब यहाँ पे इनका एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो ये हो जाता है एक तो फर्स्ट लेवल का आप बोल सकते हो, क्रोमेटिन लेवल का जो जीन रेगुलेशन है इसको हम बोलते हैं। ये होता है मेनली लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, कि अगर लंबे समय के लिए जीन का जो एक्सप्रेशन है उसको रेगुलेट करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, जो यूक्रोमेटिन है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है हेटेरोक्रोमेटिन में। यही होता है फीमेल के साथ। जो फीमेल के 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, 2 एक्स में से जो एक एक्स है वो क्या होता है, हेटेरोक्रोमेटिन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से वो जो एक एक्स है उसके जो जीन है उनका एक्सप्रेशन नहीं होता। ये हमने डिस्कस भी किया था पहले। इसी को हम बोल देते हैं बार बॉडी। बार साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था। एंड जो बार बॉडी है ये केवल फीमेल के अंदर ही मिलती है, मेल के अंदर नहीं मिलती है। मेल के पास में तो एक ही एक्स होता है,
तो फीमेल के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम पे जीन है उनको बैलेंस करने के लिए जो मैकेनिज्म है ये डेवलप हुआ है कि दो एक्स में से कोई भी जो एक एक्स है रैंडमली, दो एक्स में से कोई भी जो एक एक्स है उसके जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा, तो होगा क्या, वो जो एक एक्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हेटेरोक्रोमेटिन में। तो इस तरह से जो जीन प्रेजेंट है उस सिंगल एक्स के अंदर उनको इनएक्टिव किया जाता है, एंड जो दूसरा एक्स है वो एक्टिव रहता है। ठीक है, ये तो हो गया इसमें फर्स्ट केस। इसके अलावा नेक्स्ट लेवल क्या होगा भाई, चलो ठीक है यूक्रोमेटिन है, तो अगर यूक्रोमेटिन है तो इसका तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो यहाँ पे एक लेवल आता है कौन सा, ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकैरियोट के अंदर तो मैक्सिमम केस में जो रेगुलेशन है वो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे ही होता है। यूकैरियोट के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन है उसके लेवल पे भी क्या था, मतलब यूकैरियोट के अंदर तो कई सारे लेवल हैं जहाँ पे जो जीन है उसको रेगुलेट किया जा सकता है, उनमें से एक लेवल कौन सा है, ट्रांसक्रिप्शन का लेवल। ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे रेगुलेट कर सकते हैं। मतलब सिंपल सी बात ये है कि जो डीएनए है या जो जीन है एक्चुअल में, अगर उससे आरएनए ही ना बने, मतलब उससे कोई एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस ना हो, उसको प्रिवेंट कर दिया जाए, तो इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन का जो लेवल है वहाँ पे जो जीन है उसको रेगुलेट किया जा सकता है। ये तो काफ़ी कॉमन होता है प्रोकैरियोट के अंदर भी। इसके बाद में अब मान लेते हैं कि चलो ट्रांसक्रिप्शन भी हो गया। अगर ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो भाई यूकैरियोट्स के अंदर जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो वहाँ पे क्या बनता है, HNRNA, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। एंड वो जो हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए है उसकी क्या होती है, पहले प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि उसके पास में कोडिंग सीक्वेंस भी है, नॉन कोडिंग भी है, दोनों टाइप की सीक्वेंस है। तो पहले जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है उसको हटाया जाता है, तो उसके बाद में जो एक्सॉन होते हैं यानी कि जो कोडिंग सीक्वेंस है उनको ऐड किया जाता है, उनको रीजॉइन किया जाता है। इसको हमने क्या बोला था, स्प्लाइसिंग। तो आरएनए स्प्लाइसिंग। तो अगर मान लीजिए कि ट्रांसक्रिप्शन हो भी गया तो क्या बनेगा, HNRNA। अगर मान लीजिए इस, अब देखिए जो HNRNA है, अगर HNRNA mRNA के अंदर कन्वर्ट ना हो, मतलब जो स्प्लाइसिंग है, स्प्लाइसिंग के लेवल पे भी इसे रेगुलेट किया जा सकता है कि अगर स्प्लाइसिंग ही नहीं होगी तो जो mRNA है वो नहीं बनेगा, एंड जब mRNA नहीं बनेगा तो फिर ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। प्रोसेसिंग लेवल, अब प्रोसेसिंग हम बात कर रहे हैं कौन सी प्रोसेसिंग, एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग, सॉरी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग। जो ट्रांसक्रिप्शन है उसके बाद में जो प्रोसेसिंग होती है उसकी बात कर रहे हैं, या जिसको हम बोल देते हैं क्या, आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग कि चलो ठीक है ट्रांसक्रिप्शन हो भी गया तो क्या बन जाएगा, HNRNA बन जाएगा। अब HNRNA बन गया, अगर HNRNA का जो कन्वर्जन होता है mRNA के अंदर, उस प्रोसेस को ही प्रिवेंट कर दिया जाए, उसको अगर रोक दिया जाए तो mRNA नहीं बनेगा। जब तक mRNA नहीं बनेगा तब तक ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। अब मान लेते चलो कि ठीक है जो प्रोसेसिंग का लेवल यानी कि जो mRNA है वो भी बन चुका है, उसके बाद भी ऑप्शन है। देखिए mRNA बनता कहाँ पर है, न्यूक्लियस के अंदर। यूकैरियोट्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन है एंड जो ये प्रोसेसिंग होती है इसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग, इसको बोल देते हैं हम आरएनए स्प्लाइसिंग। ये कहाँ पे होती है, न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद में अच्छा स्प्लाइसिंग के बाद में क्या बन जाता है, अब मैच्योर एमआरएनए। वो जो मैच्योर एमआरएनए है बना कहाँ पर है, न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन ट्रांसलेशन कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में। ये जो एमआरएनए है ये ट्रांसपोर्ट होता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। कहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा, न्यूक्लियर पोर से। ये जो न्यूक्लियर पोर है इनको भी रेगुलेट किया जाता है। अगर मान लीजिए जो न्यूक्लियर, देखिए न्यूक्लियर पोर जो है ना, इनको भी कुछ प्रोटीन होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं। तो इस लेवल पे भी ये जो ट्रांसपोर्ट होता है एमआरएनए का साइटोप्लाज्म में, अगर मान लीजिए ट्रांसपोर्ट ना हो पाए, अगर जो एमआरएनए है वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं आ पाया, तो फिर जो एमआरएनए है उसका ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। तो एक लेवल यहाँ पे ये भी होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA या RNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। तो एक लेवल ये भी होता है कि भाई अगर मान लीजिए जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में चलो ठीक है एमआरएनए बन चुका है, अगर वो जो एमआरएनए है अगर वो साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा ही नहीं तो उसका ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। तो एक तरीका यहाँ पे, एक स्टेप जो है वो ये भी होता है यूकैरियोट्स के अंदर
जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए। एंड मान लेते चलो ठीक है, ये अगर साइटोप्लाज्म के अंदर आ भी चुका है, अगर ये साइटोप्लाज्म के अंदर आ भी चुका है, साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। इवन जो ट्रांसलेशन है उसको भी अलग अलग स्टेप में रोका जा सकता है। भाई ट्रांसलेशन में कई सारे स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप तो क्या होता है, जो mRNA है उससे जो राइबोसोम है वो बाइंड करता है, tRNA आता है ना, फिर राइबोसोम का पूरा कॉम्प्लेक्स बनता है। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेप हैं। ये जो अलग अलग स्टेप है इनको भी प्रिवेंट किया जा सकता है अलग अलग लेवल पे। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशनल लेवल। ट्रांसलेशनल लेवल कि ठीक है, अगर mRNA साइटोप्लाज्म में आ भी गया, वैसे तो इस लेवल पे तो क्या कर रहे हैं कि जो न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर पोर को ही बंद कर दिया जाता है। न्यूक्लियर पोर बंद हो जाएंगे तो mRNA जो है वो साइटोप्लाज्म में नहीं आ पाएगा। मान लेते हैं कि जो mRNA है वो साइटोप्लाज्म में आ चुका है। अब क्या कर सकते हैं, जो ट्रांसलेशन है उसको रोक सकते हैं। ट्रांसलेशन में अलग अलग स्टेप हो सकते हैं। जो RNA है उसकी जो राइबोसोम के साथ बाइंडिंग होती है उसको रोका जा सकता है, या जो tRNA आता है उसकी जो बाइंडिंग है उसको रोका जा सकता है। तो इस तरह से जो ट्रांसलेशन का जो लेवल है वहाँ पे भी जो जीन है उसका जो फंक्शन है, जीन का जो एक्सप्रेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको रेगुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा इवन मान लेते हैं कि अगर ट्रांसलेशन भी हो चुका है तो कुछ केस में देखिए होता क्या है, जब ट्रांसलेशन होता है, भाई ट्रांसलेशन में तो क्या बनती है, पॉलीपेप्टाइड बनती है। वो जो पॉलीपेप्टाइड है फिर उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है। जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये जाती है पहले किसके अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर जाती है कहाँ पे, ये गोल्जी बॉडी के अंदर। तो ये होती है यहाँ पे प्रोसेसिंग। इवन जो पॉलीपेप्टाइड है ठीक है प्रोसेसिंग हो जाती है, इसके अलावा इनकी मतलब जो भी फोल्डिंग है, जैसे ज़्यादातर आप जो एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं, जो ज़्यादातर जो एंजाइम है जो प्रोटीन होते हैं उनमें आप देखोगे जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उससे बनता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर बनता है टर्शरी स्ट्रक्चर, एंड कुछ केस में तो बनता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ज़्यादातर केस में जो एंजाइम है वो जो एक्टिव होते हैं वो होते हैं टर्शरी या फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन, तो जो ट्रांसलेशन है उसके बाद भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है। तो वो जो प्रोसेसिंग है यानी कि ट्रांसलेशन के बाद वाली जो प्रोसेसिंग है उसके लेवल पे भी इसको रेगुलेट किया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग। पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग। ट्रांसलेशन में तो क्या बनती है, पॉलीपेप्टाइड बनती है। अब वो जो पॉलीपेप्टाइड है उसकी क्या होती है, फर्दर प्रोसेसिंग होती है, तब जाके उससे प्रोटीन या जो एंजाइम है उसका सिंथेसिस होता है। तो इवन जो ट्रांसलेशन में अगर मान लेते हैं कि पॉलीपेप्टाइड बन भी गई, अगर उसकी आगे की प्रोसेसिंग को रोक दे तो वहाँ पे जो पर्टिकुलर जो प्रोटीन है या जो एंजाइम है वो सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा। तो मतलब जो ट्रांसलेशन है उसके बाद भी इसको रेगुलेट किया जा सकता है। तो ये यहाँ पे अलग अलग स्टेप्स हैं यूकैरियोट्स के अंदर। फर्स्ट हमें क्या देगा, फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन। मतलब यहाँ पे ये होता है एक तरह का लॉन्गर ड्यूरेशन का जीन रेगुलेशन, कि जो क्रोमेटिन है वो अगर टाइटली कोल्ड हो जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे, हेटेरोक्रोमेटिन। जो हेटेरोक्रोमेटिन है उसका एक्सप्रेशन नहीं होता है। अब कई बार ये भी होता है कि मान लेते कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिनका एक्सप्रेशन कभी नहीं होगा, मतलब रिक्वायरमेंट भी नहीं है। एंड डीएनए के अंदर या जो क्रोमेटिन है उसमें कुछ रीजन ऐसे होते हैं जो कि हमेशा हेटेरोक्रोमेटिन की फॉर्म में ही रहते हैं। जैसे जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में जो क्रोमोसोम जैसे हम बनाते हैं ऐसे क्रोमोसोम, आप देखोगे आप यहाँ पे ये वाला जो रीजन जिसको हम बोलते हैं क्या, सेंट्रोमियर। जैसे मान लो आप ये हमने बनाया है क्या, डीएनए, ये बनाया है डीएनए। तो आप देखोगे यहाँ पे जो डीएनए है ये सेंट्रोमियर वाला रीजन है। ये जो रीजन है ये सेंट्रोमियर वाला रीजन है। यहाँ पे आप देखो जो डीएनए है वो कैसा होता है, टाइटली कोल्ड होता है। तो यहाँ पे भी क्या मिलता है, हेटेरोक्रोमेटिन। एंड वो जो हेटेरोक्रोमेटिन है वहाँ पे एक्चुअल में कोई जीन मिलता भी नहीं है, तो उसका एक्सप्रेशन भी नहीं होगा। तो ये वाला जो पार्ट है, सेंट्रोमियर वाला जो रीजन है, यहाँ पे जो हेटेरोक्रोमेटिन है ये हमेशा हेटेरोक्रोमेटिन की फॉर्म में ही रहता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि हेटेरोक्रोमेटिन से यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो अब भाई अगर सिंपल सी बात है, जीन को एक तरह से यहाँ पे स्विच ऑफ करना है तो क्या करेंगे, उसको हेटेरोक्रोमेटिन में कन्वर्ट कर देंगे। एंड अगर मान लीजिए कभी रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ उसके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो जो पैकिंग है उसको थोड़ा सा लूज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यूक्रोमेटिन बन जाएगा। इसका एक्सप्रेशन फिर हो जाएगा। तो यूक्रोमेटिन से हेटेरोक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन से यूक्रोमेटिन। सेकंड, ट्रांसक्रिप्शन का लेवल, कि जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको रोक दिया जाए, उसको प्रिवेंट कर दिया जाए, तो जो जीन है उससे आरएनए नहीं बनेगा। ठीक है।
मान लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है, अब प्रोसेसिंग के लेवल पे ठीक है, जो आरएनए बनेगा यूकेरियोट्स के अंदर उसको क्या बोलते हैं, एचएनआरएनए। एचएनआरएनए से बनता है एमआरएनए, प्रोसेसिंग होती है यहाँ पे, इसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग। इसी को हम सिंपल सा बोल सकते हैं क्या, आरएनए स्प्लाइसिंग। मतलब ये कि यहाँ से जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है एचएनआरएनए से, उसको हटाया जाता है। वो जो स्प्लाइसिंग है, अगर वो स्प्लाइसिंग नहीं होगी तो जो एचएनआरएनए है उससे एमआरएनए भी नहीं बनेगा। एंड जब तक एचएनआरएनए से एमआरएनए नहीं बनेगा तब तक प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो भी नहीं होगा, मतलब ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। जो ट्रांसलेशन है हम लोग के अंदर किसका होता है, एमआरएनए का, मैसेंजर आरएनए का। क्योंकि जो एचएनआरएनए है, एचएनआरएनए के पास में तो दोनों टाइप के सीक्वेंस प्रेजेंट है, कोडिंग भी है एंड नॉन कोडिंग भी है। ट्रांसलेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है किसकी, कोडिंग सीक्वेंस की। तो प्रोसेसिंग का लेवल, एंड मान लेते हैं कि प्रोसेसिंग हो गई है तो क्या बन चुका है, एमआरएनए। अब जो एमआरएनए है वो कहाँ पे आता है, न्यूक्लियस से आता है साइटोप्लाज्म में। जो न्यूक्लियस में, जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे होते हैं क्या, न्यूक्लियर पोर। जो न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर पोर को रेगुलेट करते हैं वहाँ पे प्रेजेंट कुछ प्रोटीन्स। ये जो प्रोटीन है उस पोर की, मतलब आप बोल सकते हो एक तरह से उसकी क्लोजिंग या जो ओपनिंग है उसको रेगुलेट करते हैं। तो अब क्या होगा, जो एमआरएनए है वो आएगा साइटोप्लाज्म में। अगर मान लीजिए जो जीन है उसके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो जो एमआरएनए है, एमआरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं आ पाएगा। मतलब अगर जो न्यूक्लियर पोर है वो बंद हो जाए तो जो एमआरएनए है वो साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं आएगा एंड उसका ट्रांसलेशन है वो नहीं हो पाएगा। उसके बाद में क्या है, ट्रांसलेशनल लेवल, मतलब अगर जो एमआरएनए है वो आ चुका है साइटोप्लाज्म के अंदर एंड इसमें जो प्रोटीन का सिंथेसिस है, जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, अगर उसको रोक दिया जाए। अब इसमें अलग अलग लेवल होते हैं, किसी भी लेवल पे जो ट्रांसलेशन है उसको रोका जा सकता है। एक तो यही है कि जो आरएनए है, एमआरएनए, वो राइबोसोम के हाथ में अटैच ही ना हो, या जो टीआरएनए है उसकी बाइंडिंग ना हो पाए। तो अलग अलग लेवल होते हैं, वहाँ पे भी जो आरएनए है, मतलब जो एमआरएनए है, इसका जो ट्रांसलेशन है इसको रोका जा सकता है। तो ट्रांसलेशन का लेवल, एंड लास्ट क्या होता है, पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल, मतलब जो आरएनए, सॉरी, जो यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड बनी है उसकी जो प्रोसेसिंग है वो ना हो, इसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग। देखिए यूकेरियोट्स के अंदर क्या है कि एक तो क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, एंड दूसरी बात ये एनसीईआरटी के अंदर कोई जो मैकेनिज्म है बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी के अंदर लेकिन ये सारी चीज़ दी हुई है कि किस किस लेवल पे जो जीन है उसको रेगुलेट किया जाता है यूकेरियोट्स के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं, बस ये आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये वाला जो पार्ट होता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये वाला पार्ट होता है हमारे यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। इसका आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।